एसएससी ने काफ़ी इंतजार के बाद सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो ला दिया है। जानते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है खास बात, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या एग्जामिनेशन का शेड्यूल है, सब कुछ ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि छोटी छोटी बातें आप भूल जाते हैं और वो आपके आखिरी समय में आपके लिए बहुत मुसीबत बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है। तो 24/6 से स्टार्ट हो चुका है और 24/7 तक रहेगा, मतलब 24 जुलाई तक। और 24 जुलाई की रात में 11 बजे तक रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, कई सारे बच्चे एकदम एट द लास्ट मोमेंट होते हैं कि अच्छा 12 बजे तक रहेगा, तो रात में 11 बजे तक रहेगा। वहीं अगर बात करें ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की क्या डेट है, लास्ट डेट, तो 25/7 रात के 11 बजे, मतलब अगले दिन रात के 11 बजे तक आप करेक्शन मतलब जो फीस है जमा कर सकते हैं। वही बात करें अगर करेक्शन की, तो वो 10/8 से 11/8 के बीच में ओपन होगी। अगर कुछ रह गया है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें एग्जामिनेशन की, टियर 1 का कब होगा, सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड, सितंबर अक्टूबर 2024। अभी क्या शेड्यूल है, कितनी शिफ्ट होंगी, वो डेट आप वो चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी। फिलहाल आप इतना जान करके रखिए कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में टियर 1 होगा। और अगर आप टियर 1 क्लियर करते हैं तो टियर 2 का एग्जामिनेशन कब होगा, दिसंबर 2024 में। ओके, तो ये है जो मेन डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर हम आगे बात करें एलिजिबिलिटी की, क्योंकि वो तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आपको तो ये पोस्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तो पीडीएफ में आप देख सकते हैं सारी पोस्टें हैं। आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेगी, कौन से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में है, कौन सी क्लास की पोस्ट है, तो ग्रुप बी की जैसे है। एज लिमिट, ये सबसे खास बात है जो आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगी कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि एज लिमिट उस खास पोस्ट के लिए क्या है। जैसे बैंक वगैरह के एग्ज़ाम में होता है तो एक ब्लैंकेट होती है कि मान लीजिए 21 से लेकर के 30 साल तक है, या 18 से लेकर के 28 साल तक है, तो सबके लिए वही रहती है। लेकिन यहाँ पर एसएससी में क्या है, हर एक पोस्ट की अपनी डिमांड है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 18 से 30 साल लिया जा रहा है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 20 से 30 साल लिया जा रहा है, कुछ पोस्ट आपकी इससे भी कम एज की हो सकती हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी सारी चीज़ें पे लेवल के अनुसार सारी पोस्टें यहाँ पे हैं। तो अब जैसे ये पोस्ट है आपकी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, तो ये 32 साल तक यहाँ पे ली जा रही है। अब ये जो यहाँ पे पोस्ट एज लिखी गई है, ये अनरिजर्व कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए। यहीं पर अगर आप देखेंगे इस तरह की जो पोस्ट, जैसे पोस्टल असिस्टेंट हो गया, तो 18 से 27 साल तक की यहाँ पे एज लिमिट है। तो एज लिमिट को ध्यान में रखेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वैकेंसीज़ और रिजर्वेशन की। तो वैकेंसीज़ की बात करें, देयर आर अप्रॉक्स 17,727 वैकेंसीज़, मतलब 17,727 वैकेंसी शुरुआत में ही हैं। अब ये हमेशा देखा जाता है कि ये वैकेंसीज़ आगे चल के बढ़ेंगी। तो आप देखिए कितना अच्छा चांस है आपके यहाँ पे सेलेक्ट होने का। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ आज के समय में आना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे बताया जा रहा है यही सारी चीज़ें कि अपडेट भी होंगी, वैकेंसीज़ अपडेट होंगी तो आपको ऐसे ही पीडीएफ में यहाँ पे या तो नोटिफिकेशन को अपडेट कर दिया जाएगा या तो अलग से बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज़ देख करके तो मन खुशी हो गया होगा। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या बात है, तो ये है एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, आपको पता है इंडियन होंगे, या फिर यहाँ के सब्जेक्ट वगैरह हैं नेपाल के, भूटान के, तो भी आप भर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी बच्चे के लिए, तो एज लिमिट क्या रखी गई है, तो एज लिमिट रखी गई है, मतलब एज लिमिट आपको कहाँ से काउंट करनी है, तो आपको काउंट करनी है 1/8/2024 से, मतलब 1 अगस्त 2024 से आप काउंट करें कि उस दिन आपकी एज कितनी है। तो उस दिन आपकी एज 18 से 30, 18 से 27, 18 से 32, जो भी आप पोस्ट भर रहे हैं तभी तक आप एलिजिबल होंगे। मान लीजिए 1/8/2000, मान लीजिए पोस्ट आप भर रहे हैं 18 से 30 की, और 1/8/2024 को आपकी जो एज है 30 साल से अधिक हो गई, चाहे एक दिन भी अधिक हो गई, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और ये ध्यान में रखिएगा कि एलिजिबल नहीं है तो मत भरिएगा, क्योंकि आप ये सोचें कि मान लीजिए हम भर देते हैं, नहीं एलिजिबल होंगे तो कोई और पोस्ट मिल जाएगी हमें ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं होता है। और यही मैं कह रहा हूँ, छोटी छोटी बातें जो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी। बाकी रिजर्वेशन अगर आप देखेंगे तो वो एज इट इज़ है, जैसे हमेशा होता है, इसमें कोई बदलाव ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बताई भी गई हैं कि एक आपके ओवरव्यू के लिए कि 18 से 27 साल की अगर आप पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो बताया जा रहा है कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1997, मतलब इससे पहले अगर जन्म हुआ है तो इस पोस्ट को नहीं भर सकते।
फिर और बताया जा रहा है कि 1/8/2006 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप नहीं भर सकते हैं इस पोस्ट को। इसी तरह 20 से 30 साल के लिए भी सेम ऐसे डेट बताई गई है कि मिनिमम क्या, मतलब इससे पहले अगर हुआ है तो नहीं भर सकते हैं और इसके बाद अगर हुआ है तो नहीं भर सकते हैं। ऐसे 18 से 30, 18 से 32, तो आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं कि इससे पहले आ रही है, इसके बीच में आ रही है तो सबसे बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब इसके लिए जो डेट रखी गई है वो क्या रखी गई है, ये भी 1/8/2024 तक है। मतलब डेट का क्या है कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे डिमांड कर रहा है पोस्ट, उस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है आपका जो रिज़ल्ट है इस डेट से पहले आ जाना चाहिए। मतलब अगर आपका रिज़ल्ट मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है ग्रेजुएशन का वो 2 अगस्त के बाद 2 अगस्त को आ रहा है तो आप छट जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बच्चे हल्के में ले लेते हैं और उसी वजह से कई बार सब कुछ करने के बाद छट जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो जेएसओ की पोस्ट है उसके लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। मतलब इस पोस्ट के लिए खास आपको ध्यान रखना है कि चाहे आपने बैचलर्स डिग्री करी है किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन अगर आपने 12th में मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स नहीं लाए, मतलब एक तो ये भी है कि 12th में अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो आप नहीं भर सकते है, तो 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए तभी आप भर पाओगे, मतलब एलिजिबल हो पाओगे इसके लिए। या फिर मान लीजिए 12th में मैथमेटिक्स है लेकिन उतने मार्क्स अच्छे नहीं थे, तो आपके पास अगर बैचलर की डिग्री है, मतलब ग्रेजुएशन जो आपने किया है उसमें स्टैटिस्टिक्स आपका कोई सब्जेक्ट था डिग्री लेवल पे, तो भी आप भर पाओगे। मतलब या तो आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से करी है, मैटर नहीं करता, आर्ट्स से है, साइंस से है, टेक्निकल है, प्रोफेशनल है, कुछ भी, लेकिन अगर आपके 12th में 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में तब आप भर सकते हो। मान लीजिए आपने 12th में नहीं लिया था मैथमेटिक्स या मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आपने जो ग्रेजुएशन करी उसमें एक सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स था। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट था, ये नहीं कि किसी सब्जेक्ट में एक चैप्टर था, एक सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स था ग्रेजुएशन में, तो आप भर सकते हो। फिर आपके 12th के नंबर वगैरह मायने नहीं रखते हैं। फिर इसी तरह अगर हम बात करें एसआई की, स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर की, तो इन्वेस्टिगेटर की, तो इसमें अगर हम बात करते हैं ग्रेड 2 की ये पोस्ट है, तो इसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 years और ऑल द 6 semesters ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। मतलब इसके लिए खास तौर पे आपके पास स्टैटिस्टिक्स वाली ही डिग्री होनी चाहिए और आपने पूरे 3 साल या 6 सेमेस्टर जैसा भी आपका करिकुलम रहा हो, आपको हर साल स्टैटिस्टिक्स पढ़े होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। फिर अगर हम बात करें रिसर्च असिस्टेंट की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो इसमें देखिए इसेंशियल, मतलब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको कह रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर्स डिग्री है तो भर सकते हैं, लेकिन डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल का मतलब ये चाह रहे हैं, तो डिज़ायरेबल क्या है कि मिनिमम 1 year रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मतलब अगर आपने 1 साल रिसर्च किया है सेम सब्जेक्ट पे, ह्यूमन, यहाँ पे ये जो बताया जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स पे, तो आप कर सकते हैं। मतलब ये अच्छा होगा आपके लिए कि आप भरेंगे तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। या फिर आपके पास डिग्री है लॉ की या फिर ह्यूमन राइट्स की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो ये डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल का मतलब समझिए कि वो चाह रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स आएँ, क्योंकि स्पेशली इसी फील्ड में आप जा रहे हैं, तो अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी इस पोस्ट के लिए। तो ये मतलब मिनिमम तो है लेकिन डिज़ायरेबल यहाँ पे ये है। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं, जैसे जेएसओ मैंने बात करी, एसआई बात करी और ये बात करी, बाकी उसके अलावा छोड़ करके जितनी भी पोस्ट हैं सब के लिए केवल बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इक्विवेलेंट होनी चाहिए। परसेंटेज का कोई चक्कर नहीं है, कितना परसेंट होना चाहिए, केवल डिग्री होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बता दूँ कि जो रिजल्ट है वो बताया जा रहा है कि 1/8/2024 तक आपका आ जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर यहाँ तक रिजल्ट नहीं आता है तो आपके लिए ही दिक्कत होने वाली है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पैराग्राफ बताया गया उन बच्चों के लिए जिन्होंने रेगुलर जो ग्रेजुएशन है वो नहीं करी है। पहली बात तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपने ओपन या डिस्टेंस लर्निंग से करी है ग्रेजुएशन तो वो अप्लीकेबल है। मतलब वहाँ पे बताया गया है कि उसमें कोई मनाही नहीं है कि आपको मना कर दिया जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ से भी आपने करा है, मतलब
ओपन से या डिस्टेंस लर्निंग से, वो आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए, या फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोवाइडेड दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। मतलब आपने अगर कहीं ऐसे ही कर लिया है ओपन से और उसको मान्यता नहीं प्राप्त है जहाँ से आपने किया है, मान लीजिए आपने इग्नू से किया है तो इग्नू तो है ही, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, सब जानते हैं। किसी और इंस्टीट्यूट से किया है और या फिर किसी और विश्वविद्यालय से किया है, बताया गया है कि आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में पता चला उस कोर्स के लिए तो मान्यता ही नहीं प्राप्त है, तो फिर वो आपके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। फिर ग्रेजुएशन आप भरेंगे भी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में छंट जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए, एक चीज़ और बताया जा रहा है कि यूजीसी ने ही बताया हुआ है क्या, कि कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनको डिस्टेंस या ऑनलाइन लर्निंग से नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो करा देते हैं तब भी, और बच्चे कर भी लेते हैं। और अपने अगर ऐसे कोर्सेज़ में एडमिशन लिया था डिस्टेंस या ऑनलाइन लर्निंग से ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बताया क्या जा रहा है, कौन कौन से कोर्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग का कोर्स, मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्ट, फिजियोथेरेपी, ईटीसी, इसमें लॉ वगैरह के भी कोर्स आते हैं। तो इस तरह के अगर कोर्स आपने किए भी हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा ये बातें। बाकी आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, मतलब प्लेन बीए या फिर कोई भी, तब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं से रेगुलर अगर आपने पढ़ रखा है तो। फिर यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इट इज़ रीइटरेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ द रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बाय द स्पेसिफाइड डेट, मतलब 1/8/2024 से पहले या उस दिन तक भी। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेयर प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्ट बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बाय द कट ऑफ डेट डज नॉट फुलफिल द EQ क्वालिफिकेशन, कि मतलब केवल प्रोसेसिंग हो गई है रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट आया नहीं है, तो उस डेट को कंसीडर नहीं किया जाए। जिस दिन रिज़ल्ट आएगा आपके पास उसमें डेट लिखी होती है किस दिन रिज़ल्ट ये आ रहा है, उसी पेज पे नीचे, तो उसी से आपका डिसीजन हो जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस समय लास्ट ईयर में हैं अपने और वो अप्लाई कर रहे हैं SSC CGL के लिए। बाकी जिनका पिछले साल ही ग्रेजुएशन हो गया उससे पहले, तो उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई दिक्कत परेशानी होती है कुछ चीज़ों को लेकर के, तो वो फिर जो इस डिपार्टमेंट के लिए आप सेलेक्ट हो रहे होंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना है कि नहीं लेना है। बाकी कैसे अप्लाई करना है, तो ये SSC की नई वेबसाइट है ssc.gov.in, इस पे जा करके आपको अप्लाई करना होगा। ये सब चीज़ें तो आप सब जानते हैं, बहुत तेज़ हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि जब नया फॉर्मेट आया है तो अब ये है कि अब लाइव फ़ोटो वगैरह का यहाँ पे चलन हो चुका है, मतलब आपको पहले से फ़ोटोग्राफ खिंचा करके नहीं रखनी है, उसको स्कैन करके अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब आपको बस अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार रखना है, आपका बैकग्राउंड साफ़ सुथरा सफ़ेद होना चाहिए और आपकी लाइव फ़ोटो ली जाएगी। आप जिस भी मतलब जब अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको सामने वेब कैमरा से ही आपकी लाइव फ़ोटो ली जाएगी और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। बाकी उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अच्छा प्लेस फाइंड करना है जहाँ पे अच्छी लाइट हो, प्लेन बैकग्राउंड हो, आई लेवल पे आपको रखनी है अपना जो कैमरा होगा उसे, ताकि सही से फ़ोटो आ सके, और इन फ्रंट ऑफ आपको कैमरा अपने आप को पोजीशन करना होगा सामने देखते हुए, मतलब स्टाइल मारते हुए ऐसे फ़ोटो नहीं खिंचानी है, वरना फिर आप ही समझिएगा क्या होगा आपका। फिर नेक्स्ट बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस की, तो ये 100 रुपये है और वुमेन कैंडिडेट हैं, SC या ST से हैं, PWBD से हैं, ESM हैं, तो उन लोगों के लिए फ़ीस क्या है, एग्जम्पशन है। कैसे पे करना है आप सब लोग जानते हैं, ऑनलाइन का ज़माना है, उसी माध्यम से पे करना है। हम लोगों के समय में चालान बनाने जाना पड़ता था, 1-1, 2-2 घंटे वेट करो, चालान जमा करो, ये अच्छा है। बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो 2 आपके लेवल होंगे, Tier 1 और Tier 2, दोनों CBT होंगे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, इंटरव्यू इसमें होता नहीं है, तो 2 आपके टेस्ट यहाँ पे होंगे। अब ये टेस्ट में क्या क्या होगा वो समझते हैं कि Tier 1 में क्या होगा, Tier 2 में क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं Tier 1 की, तो Tier 1 तो आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपके पास जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। 25-25 क्वेश्चन होंगे, सबके 50-50 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, और 1 घंटे का समय होगा, और 1 घंटे 20 मिनट ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने स्क्राइब लिया हुआ है उनके लिए होगा। तो ये आपका Tier 1 हो गया, आसानी से आप समझ सकते हैं। मेन जो आपको समझना है वो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हम बात करते हैं Tier 2 की। तो Tier 2 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो पिछले साल से उसको थोड़ा बदला गया है,
और इस बदलाव में आप देखेंगे क्या कि टीयर 2 का जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें 2 तरह के पेपर हैं, एक है पेपर 1 और एक है पेपर 2। पेपर 1 में आपके 3 सेशन होंगे, तो ये आपका क्या है सेशन 1। सेशन 1 जो होगा वो 2 घंटे और 15 मिनट का होगा ऑल टुगेदर, है ना, 2 घंटे 15 मिनट का ऑल टुगेदर। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी अलग अलग सेक्शंस हैं कि सेक्शन 1 जो होगा उसका मॉड्यूल 1 क्या होगा, उसमें होगा मैथमेटिकल एबिलिटी, और मॉड्यूल 2 क्या होगा, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, है ना। मतलब पहले रीजनिंग नहीं होती थी मेंस में, वो होती है। तो मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये 30 क्वेश्चंस होंगे इसका, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 60 क्वेश्चन 180 नंबर का हो जाएगा। और 1 घंटा इसके लिए मिलेगा फॉर ईच सेक्शन। तो ये सेक्शन 1 होगा, और ये ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिकल और रीजनिंग का सेक्शन 1 होगा, इसके लिए टोटल 1 घंटा आपको मिलेगा। ये जैसे ही ओवर होगा सेक्शन 1 आपका, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन 2 में क्या होगा, तो सेक्शन 2 में आपके यहाँ पे 2 मॉड्यूल होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज होगा और दूसरा क्या है, जनरल अवेयरनेस। पहले ये भी तो नहीं होता था। इंग्लिश लैंग्वेज 45 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, ऑल टुगेदर 70 क्वेश्चंस, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, कितना 210 यहाँ पे नंबर के क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना। तो ये भी आपके 1 घंटे ईच वाले में ही आ रहे हैं, क्योंकि क्या है सेक्शन 2 है, तो इसके लिए भी 1 घंटा आपको मिलेगा। फिर हम आते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 1 इसमें क्या है, कंप्यूटर नॉलेज एंड नॉलेज मॉड्यूल। इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 गुणे 3 मतलब 60 नंबर का ये क्वेश्चन होगा कंप्यूटर से ही, और इसके लिए क्या मिलेगा, 15 मिनट मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर ही जो सेक्शन 3 है, यहाँ तक जो भी एग्ज़ाम आपका होगा सब लगातार होगा, मतलब इसमें किसी तरह का ब्रेक नहीं होगा। सेक्शन 1 खत्म होगा, सेक्शन 2 शुरू, सेक्शन 2 शुरू, तो सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 आपका आ जाएगा। इसके बाद आपका क्या आएगा, सेक्शन 3 आएगा मॉड्यूल 2। ये क्या है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, डेस्ट बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो डेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, सभी को देना पड़ता है डेस्ट। तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक 1 डेटा एंट्री टास्क मिलेगा, और इसके लिए भी आपको 15 मिनट का ही समय दिया जाएगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन है जिसके लिए आपको दिया जा रहा है इतने नंबर, तो आपको डेटा एंट्री करना रहेगा। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि कितनी एरर परसेंटेज आपके लिए एलिजिबल है, वो अभी हम आगे बात करते हैं। फिर क्या होगा, पेपर 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, पेपर 2 स्पेशलाइज्ड पेपर है, मतलब ये सबको नहीं देना। जो बच्चे जेएसओ वगैरह की पोस्ट के लिए, एसआई के लिए क्लिक कर रहे होंगे या जिन्होंने सेलेक्ट किया होगा, उन्हीं को देना होगा। इसमें 100 यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, 200 नंबर का टोटल यहाँ पे होगा। 2 घंटे का ही अलग पेपर होता है। तो ये जो दोनों हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ये आपके अलग अलग दिन पे होते हैं, ये नहीं कि तुरंत आपको देना रहता है। तो यहाँ पे देख के रखिए, ये बात बताई जा रही है, पेपर 1 एंड 2 इन सेपरेट शिफ्ट और डेज, ये आपका ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट बताई गई हैं। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेंगी। जैसे पेपर 1 जो है वो क्या है, कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए, मतलब जिसमें आपकी मैथ, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर और डेटा एंट्री और इंग्लिश ये पूछे जा रहे हैं, ये सब पोस्ट के लिए आप मतलब सबको ही देना है। लेकिन पेपर 2 किसके लिए है, केवल ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे एसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं के लिए होगा पेपर 2, बाकी सब के लिए नहीं। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेपर 1 विल इंक्लूड 3 सेक्शंस हैविंग मॉड्यूल। अब देखिए सब बात फिर से शॉर्ट में आपको बताई जा रही है, पेपर 1 में क्या क्या होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और कैसे आपके सेक्शन 3 चल रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे, मतलब ये सेशन 1 और सेशन 2 सेम डे पे ही होगा। फिर वही सारी बातें हैं कि सेशन विल इंक्लूड कंडक्टिंग सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, मतलब कंप्यूटर वाला। तो ये मतलब ये सब कंप्यूटर तक का एकदम एग्ज़ाम साथ में हुआ जो मैंने आपको पहले बताया। फिर लिखा गया है सेक्शन 1 हैज़ 2 मॉड्यूल्स मैथमेटिक्स और ऐसा ऐसा, एंड कैंडिडेट्स गेट 1 आवर टू कंप्लीट दिस सेक्शन। ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 आवर द सेक्शन विल ऑटोमेटिकली क्लोज्ड, कि 1 घंटे होने के बाद वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला क्लोज होकर के इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस वाला शुरू हो जाएगा। फिर वो जैसे 1 घंटे खत्म होगा, उसको ख़त्म होते ही फिर कंप्यूटर वाला ओपन हो जाएगा, तो वो होगा। तो 2 घंटे 15 मिनट ऐसे आपके होंगे। जो बात बताई जा रही है सेक्शन 3 के लिए, जिसमें 2 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें आपका डेस्ट भी आता है, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि आपको एक ब्रेकअप यहाँ पे लिखा गया है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई
ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1। पेपर 1 में जितने भी सेक्शन हैं सबके लिए क्वालिफाई करना जरूरी है। अब यहाँ पे पेपर 2 की बात करें, टियर 2 की बात करें, पेपर 1 2 कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब सब ऑब्जेक्टिव होगा। केवल किसके लिए, जो टेस्ट है डेटा एंट्री वाला जो टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, उसमें आपको टाइप करना रहेगा, तो उसको छोड़ करके आपको सब कुछ CBT मिलेगा। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स ऑफ इन सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। मतलब मैथ से लेकर के कंप्यूटर तक 1 नंबर की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि पेपर 1 ऑल्सो 0.5 फॉर मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2। जो JSO वाला पेपर दे रहे होंगे ना, उनके लिए 0.5 रखी गई है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बेटा चलेगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो कंप्यूटर नॉलेज वाला टेस्ट है वो मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग इन नेचर का है, मतलब उसके नंबर नहीं जोड़ेंगे लेकिन क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर आपके नंबर अच्छे हैं, मान लीजिए कई सारे बच्चे मेहनत नहीं करते लेकिन आपके नंबर अगर आपके अच्छे हैं तो आपको फ़ायदा करेंगे, नंबर जोड़ेंगे नहीं, लेकिन जब शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी और ख़ास तौर पे ऐसे डिपार्टमेंट में जिनमें कंप्यूटर की नीड है और डिमांड है कि हाँ कंप्यूटर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो अगर आपके नंबर अच्छे हैं कंप्यूटर में तो आपको ऊपर रखा जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये और सेम यही बात किसके लिए है, डेस्ट के लिए भी है। डेस्ट के लिए यहाँ पे क्या रखा गया है, ये यहाँ पे पोस्ट बताई जा रही है डेस्ट के लिए, जिसमें डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, कि वो भी एक क्वालिफाइंग नेचर का ही आपका एग्ज़ाम है। और उसमें भी आपको अगर अच्छा आपका टाइपिंग है और स्पीड अच्छी है और आपकी जो एरर है सब बहुत कम है, तो हालांकि क्वालिफाइंग है, लेकिन ऐसी पोस्ट जहाँ पे इसकी डिमांड है उसमें अगर जाएंगे, आपने भरा होगा तो उसमें आपका अगर अच्छा है परफॉर्मेंस तो आपको टॉप पे रखा जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या बात बताई जा रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट और आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट हो गया, आपको पोस्ट मिल गई, फिर उसके बाद DV होगा, और जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे होंगे वही आपका DV कराएगा। फिर वही उसके ऊपर डिपेंड करता है कि थोड़ी बहुत अगर कहीं कमी है तो वो लेता है कि नहीं लेता है, वो सारी चीज़ें उस डिपार्टमेंट के ऊपर रहेगी। SSC का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। फिर नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या बताई गई है कि जो प्रेफरेंस है हर एक पोस्ट के लिए और डिपार्टमेंट के लिए, लिखा है विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट जब होगा उससे पहले देखा जाएगा कि आपने क्या क्या पोस्ट और डिपार्टमेंट भरा हुआ है। और यहाँ पे ये बात क्या इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे सबमिट नहीं करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस अपनी, या फिर मान लीजिए कि 30-35 पोस्ट के लिए है, अब आपने केवल 5 ही पोस्ट प्रेफरेंस डाली, बाकी सब ब्लैंक छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऑन द वेबसाइट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एनी पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट। कि आपने सोचा कि इसमें नहीं होगा तो अपने आप ही अगले में हो जाएगा, जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा, ऐसा नहीं होगा। जो आपने 5 पोस्ट सेलेक्ट करी उसके कट ऑफ में अगर आप नहीं आ पा रहे हैं और आपने उसके बाद कोई पोस्ट सेलेक्ट ही नहीं कर रखी, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके भले ही नंबर बहुत अच्छे हो तो आपको अगला कुछ दे दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा, फिर आप बैठे रहिए। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको मतलब बहुत फोकस के साथ आपको भरना पड़ेगा ये जो फॉर्म होगा। ये सच कैंडिडेट शैल नॉट बी प्रोवाइडेड विद एनी अदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज द प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट एंड विल सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि उनको कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि आपको फिर से कह दिया जाए कोई बात नहीं बेटा फिर से भर दो, हम बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए क्या है, फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी पड़ती हैं। तो स्पेसिफिक फिजिकल रिक्वायरमेंट या स्टैंडर्ड्स हैं, फिजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट देने पड़ेंगे इन पोस्ट के लिए। तो अगर आप की हाइट कम है या फिर आप फिजिकली फिट नहीं हैं और आपने इन पोस्टों के लिए भरा हुआ है जानते हुए कि आप फिजिकली फिट नहीं हैं या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड जो इन पोस्ट की डिमांड है उसको पूरा नहीं करते हैं, फिर भी ध्यान रखिएगा। फिर जब होगा आपको निकाल दिया जाएगा, तो उसके लिए आप ये नहीं कहेंगे कोई बात नहीं हमें इसमें नहीं तो अगले में दे दो, नहीं होगा ऐसा। तो ध्यान से इनको भी देखिएगा, ये सारी पोस्ट अगर आप भर रहे हैं कि आप इनके फिजिकल स्टैंडर्ड को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्या लिखा हुआ है कि इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स इन सच टेस्ट हिज कैंडिडेचर विल नॉट बी सब्सिक्वेंटली कंसीडर्ड फॉर एनी अदर पोस्ट और डिपार्टमेंट। जो मैं आपसे कह रहा था कि आपने भर दिया, फाइनल हो गया, आपको ये पोस्ट मिल गई SI वगैरह की, जो भी यहाँ पे है CBIC में आप इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई,
और फिर पता चला कि आप जो फिजिकल स्टैंडर्ड उसको पूरे नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं होगा, कोई बात नहीं अगली पोस्ट दे दो, नहीं होगा ऐसा। फिर नेक्स्ट देखिए क्या बताया जा रहा है मोड ऑफ सिलेक्शन में, कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इन टीयर 1 ऑफ सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 एंड टीयर 2 पेपर 2, और ये कैसे हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% है, कि अगर आपके जो नंबर हैं 30% से कम है तो क्वालिफाई ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इससे ज़्यादा होंगे तो आपको पोस्ट मिल ही जाएगी, वो भी मेरिट लिस्ट पे होगी, लेकिन फिर तो आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20%। फिर यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड, जो मैं कह रहा था डेस्ट के लिए, दैट इज़ मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। तो ये क्या लिखा गया है, तो ये डेस्ट के लिए बताया जा रहा है कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 20% और ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो 25%। कि अब ये आप कहेंगे कि ये तो कैसे है सर कि रिज़र्व का कम है, मतलब अनरिजर्व का कम है और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा है, अदर कैटेगरीज का 30%, ऐसा कैसे? तो ये एरर है कि मान लीजिए आपको 100 वर्ड टाइप करने हैं तो 20% का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, 20 आपके जो वर्ड हैं वो गलत हो गए, तब आप ठीक है। अगर 21 हो गए तब आप बाहर हो जाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इसे। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी ईडब्ल्यूएस की तो उनके लिए 25 वर्ड, मैं 100 का क्राइटेरिया लेकर बता रहा हूँ आपको। अदर कैटेगरीज के लिए 30 वर्ड तक गलती आप कर सकते हैं, ये ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से नंबर आपके जुड़ने वाले हैं। तो बताया जा रहा है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। मतलब टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग है, उसमें टॉप भी कर लिया तो कुछ नहीं, टीयर 2 की जो परफॉर्मेंस है उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरिट लिस्ट फॉर द जेएसओ एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ द टीयर 2 एग्जामिनेशन, है ना। अब यहाँ पे बताया जाए इनके लिए तो एक और पेपर होगा तो उनको मिला करके मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी। लिखा गया मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट वेयर डेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड, यहाँ पे डेस्ट प्रिस्क्राइब्ड है, वहाँ पे भी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी कि सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 का, पेपर 1 का, मतलब सब कुछ लेकर के, मैथ से लेकर के जीए तक, ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन सब सब्जेक्ट क्वालिफाइंग, मॉड्यूल 1 मतलब कंप्यूटर नॉलेज ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 1 एट नॉर्मल स्टैंडर्ड एंड मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एट हाईएस्ट स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, नॉर्मल स्टैंडर्ड पे लिया जाएगा, लेकिन जो डेस्ट होगा जहाँ पे ये प्रिस्क्राइब्ड है डेस्ट तो उसका हाई स्टैंडर्ड लिया जाएगा, हाईएस्ट स्टैंडर्ड। तो जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं उनको यहाँ पे लिया जाएगा। बता रहे हैं कि मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट वेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब्ड, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1, मतलब मैथ से लेकर के जीए तक, टीयर 2 और सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग ऑफ द मॉड्यूल 1 कंप्यूटर एंड मॉड्यूल 2 सेक्शन 3 ऑफ हाईएस्ट स्टैंडर्ड। तो इनको लेकर के दोनों को अब यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे जिसके होंगे उसको लिया जाएगा। तो इसी तरह के सारे यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि कैसे होगा। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपका कैसा होगा, तो बताया जा रहा है कि फाइनल सिलेक्शन इन ईच कैटेगरी विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस टीयर 2 एंड प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट एक्सरसाइज बाय देम। Once the candidate has been given his first available preference, as per his merit, he will not be considered for any other options। कि आपने एक बार जो प्रेफरेंस आपने भरी थी और आपको उसके अनुसार, आपके नंबर के अनुसार वो पोस्ट दे दी गई। मान लीजिए आपने जितनी प्रेफरेंस भरी थी आपको 5वें नंबर की पोस्ट प्राप्त हो रही है तो वो दे दी गई। अब बाद में ऐसा नहीं होगा कि आप कहें नहीं 5वें की जगह मैं 10वीं वाली भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। जो आपको अलॉट हो गई है पोस्ट वही आपकी रहेगी। ओके, फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी कैसे बनेगी, मेरिट कम प्रेफरेंस बेसिस पे जो भी डिपार्टमेंट होंगे उनके द्वारा होगी। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि सब कुछ फिजिकल, मेडिकल, एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड है आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक भी आप अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए ही दिक्कत होने वाली है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपके नंबर और किसी और बच्चे के नंबर क्या हो जाते हैं, टाई हो जाते हैं, एक नंबर हो गए, हो जाते हैं ऐसा, एक से ज़्यादा बच्चों के नंबर एक साथ हो जाते हैं। तो ऐसे पोस्ट में उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा, तो देखिए रेजोल्यूशन कैसे होगा कि मान लीजिए वो जेएसओ के बच्चे हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लीजिए उसने जेएसओ का पेपर भी दिया हुआ है और एक बच्चा है जिसने नहीं भी दिया हुआ है, तो यहाँ बताया मार्क स्कोर्ड इन पेपर 2 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ इन या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 इफ़ अप्लीकेबल, कि स्कोर उनके सेम हो गए। तो ये देखा जाएगा कि पेपर 2 में किसके स्कोर ज़्यादा हैं, तो जिसके स्कोर पेपर 2 में ज़्यादा होंगे तो वो बच्चा
प्रेफर किया जाएगा। वहीं पे मान लीजिए ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर 2 नहीं दिया है, उनके मार्क्स टाई हो जाते हैं तो क्या होगा, तो बताया जा रहा है कि मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, उसके आधार पे नंबर दिए जाएंगे। सेक्शन 1 की बात करूं तो आपको याद होगा सेक्शन 1 में क्या क्या आता है, उसके आधार पे नंबर आपको प्राप्त होंगे। सेक्शन 1 में आपके 2 मॉड्यूल थे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, तो उसके आधार पे आपको नंबर मिलेंगे। उसमें अगर ज़्यादा नंबर होंगे तो वो आपको प्राप्त होंगे। फिर वहाँ तक भी मान लीजिए सेम हो गया कि मान लीजिए कंपेयर किया गया और वो दोनों नंबर भी सेम हो गए, तो लिखा गया है कि फिर डेट ऑफ बर्थ के आधार पे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। जो ओल्डर कैंडिडेट होगा उसको हाईयर रखा जाएगा, मतलब उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ये भी अगर सेम हो गया तो अल्फ़ाबेटिकल नाम के अनुसार वो दिया जाएगा, जिसका नाम अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले आता होगा उसे प्रेफरेंस पहले मिलेगी। ये होना बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि यहाँ तक भी कोई आ पाए। है पूरा नोटिफिकेशन मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 17,727 पोस्ट हैं। पोस्ट के आपको पूरे अलग अलग जो कैटेगरीज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। 1 अगस्त 2024 की कट ऑफ डेट है फॉर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिज़ल्ट के लिए, और उसके साथ एज क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो, इसके साथ जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होंगे नेसेसरी उनके लिए भी, सारी के लिए डेट आपकी सेम है 1 अगस्त 2024 की। तो उसको ध्यान रखिए, उस तक आपको सब कुछ सही तरीके से आपका होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे सर्टिफिकेट्स हों, चाहे आपका रिज़ल्ट हो, वो उस डेट तक आपका आ जाना चाहिए। फिर पेपर की बात करें, टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, टीयर 2 के नंबर ही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर डेटा एंट्री का स्पीड टेस्ट भी होगा, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। भले ही क्वालिफाइंग नेचर का है कंप्यूटर और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, लेकिन आपको उसका भी फ़ायदा मिलेगा जब मेरिट लिस्ट बन रही होगी तब। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। 24/6 से स्टार्ट हो चुका है, 24/7 तक आपका चलेगा, और इसी बीच में आपको फ़ी पेमेंट भी कर देनी है, या फ़ी पेमेंट के लिए एक दिन और समय आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रयास करें जितना पहले फॉर्म भर सकें बेहतर है, आखिरी समय में सर्वर डाउन वगैरह की दिक्कत बहुत होती है। एग्ज़ाम आपका टीयर 1 सितंबर अक्टूबर 2024 में होगा और टीयर 2 का दिसंबर 2024 में होगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और एसएससी के इंपॉर्टेंट PYQs करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।